एवरीवन, आई एम स्वाति। और आज की ये जो करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज़ है, इसमें जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो टमाटो फ्लू के ऊपर है। हम हाल ही में देख रहे हैं केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं जहाँ पे फीवर, जॉइंट पेन और ब्लिस्टर्स, रैशेस बॉडी पे जो है वो देखे जा रहे हैं। जो चिल्ड्रंस है अंडर द एज ऑफ 1 to 5 ईयर्स, उसमें ये जो स्प्रेड हो रहा है ये कंटागियस है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। अभी तक जो इसका जो ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो एज ये सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जा रहा है। एज इसकी कोई वैक्सीन या मेडिसिन पर्टिकुलरली टमाटो फ्लू की नहीं है। सिम्टोमेटिक बेसिस पे ट्रीट किया जा रहा है कि अगर फीवर आए तो फीवर की मेडिसिन दी जा रही है। अच्छी बात यह है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो फर्स्ट टॉपिक टमाटो फ्लू है। नेक्स्ट जो है वो मंडला आर्ट के ऊपर है। मंडला आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो लिटरल मीनिंग इज सर्कुलर, बट इसमें स्क्वायर शेप, जो स्क्वायर फॉर्म्स है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि इसका जो लिटरल मीनिंग है मंडल का इन द सेंस में द सर्कुलर। इसका इवोल्यूशन जो है इंडिया में हम वैदिक काल से देखते हैं। वैदिक, इट डेट बैक्स टू द वैदिक एरा। और उसके बाद ये किस तरीके से बुद्धिज़्म के ज़रिए सिल्क रूट से होते हुए जो एशियन कंट्रीज़ एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक ये जो आर्ट है स्प्रेड होती है। उसके बाद NAFIS की हम बात करेंगे, दैट इज़ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो SCO के ऊपर है। इंडिया को जो अभी लास्ट अक्टूबर है उसमें जो RATS है, रीजनल एंटी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो चेयरमैनशिप मिली है लास्ट अक्टूबर को इंडिया को ये चेयरमैनशिप प्राप्त हुई है। 2022 में न्यू दिल्ली में मीटिंग हेल्ड हुई थी SCO मेंबर्स की, और यहाँ पे जो प्राइम फोकस था वो अफ़गानिस्तान था कि किस तरीके से एक टेररिस्ट जहाँ तालिबान रूल्ड कंट्री है उसको किस तरीके से, और टेरर प्रोन कंट्री है उसे किस तरीके से ये जो रीजनल सिक्योरिटी अगर हम देखें तो इसे किस तरीके से सेव किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ दी शंघाई कॉपरेशन का किस तरीके से होता है। फिर इसमें जो शंघाई 5 से शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तक की जर्नी है वो कैसे रहती है। एंड देन SCO का जो नाम फाइनली उज़्बेकिस्तान की एंट्री के बाद 2001 में इसका नाम जो था वो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके जो थे मेंबर्स बनते हैं, और लेटेस्ट एडिशन ईरान का हुआ है 2021 में। इसके कुछ डायलॉग पार्टनर्स हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस है, वो सब हम देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ को क्या क्या स्टेटस में दिया हुआ है। टमाटो फ्लू, हाल ही में टमाटो फ्लू के जो केसेस है रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है और क्या इसके लिए क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। तो टमाटो फ्लू के जो केसेस है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा से। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस कंटेक्स्ट में गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि इसकी रोकथाम की जा सके, इसका प्रिवेंशन किया जा सके, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट बढ़ाया जा सके। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो जो टमाटो फ्लू है ये आफ्टर इफेक्ट भी माना जा रहा है चिकनगुनिया और डेंगू फीवर का, जो चिल्ड्रंस में स्प्रेड हो रहा है। तो ये आफ्टर इफेक्ट भी के तौर पे भी देखा जा रहा है चिकनगुनिया या डेंगू का। एंड इट कुड ऑल्सो बी अ न्यू वेरिएंट ऑफ द वायरल हैंड फुट माउथ डिजीज़ जो होता है, ये उसका नया वेरिएंट भी माना जा रहा है, जो कि कॉमनली टारगेट करता है चिल्ड्रंस को जो एज ग्रुप में होते हैं 1 to 5 ईयर्स। इंडिया ने रिकॉर्ड किए अब तक 100 केसेस टमाटो फ्लू के। ये हाईली कंटेगियस है, मतलब कि जो बहुत फास्ट पेस के साथ स्प्रेड हो रहा है, लेकिन नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है। इसे जो है डेथ जो है मोर्टालिटी नहीं हो रही है, लेकिन कंटेगियस है। ये जो टमाटो फ्लू है इसमें कैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फीवर आता है, जॉइंट पेन होता है, रेड टमाटो लाइक रैशेस बॉडी में हो जाते हैं, जो कि कॉमनली सीन किए जा रहे हैं द चिल्ड्रन जिनका जो एज ग्रुप अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज या उससे कम है। इनको ये टारगेट करा है। जो चिल्ड्रंस है अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स और लेस, उनको टारगेट कर रहा है। और इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, फीवर का आना, जॉइंट पेन होना एंड रेड टमाटो लाइक रैशेस का हो जाना। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हैंड, फुट और माउथ डिजीज़ है उसका ही एक वेरिएंट है, जो कि दैट हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉज बाय एंटीरो वायरस के द्वारा होता है। तो उसी का ये जो है एक वेरिएंट माना जा रहा है। एंड वो जो होता है हैंड, फुट, माउथ डिजीज़, दैट वो कॉज होता है एंटीरो वायरस से, और वो जो होता है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू द इंटेस्टाइन। अब जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने क्लैरिफाई किया है कि जो वायरस है जो टमाटो फ्लू, ये किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है सार्स CoV-2 से, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से, डिस्पाइट जबकि जो सिम्टम्स है अगर इन बीमारियों के देखें और जो टमाटो फ्लू के देखें वो सिमिलर है, लेकिन टमाटो फ्लू इन सब से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात, इन अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें तो टमाटो फ्लू की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं।
यहाँ पे आप देखिए तो ये जो बीमारी है शुरू होती है माइल्ड फीवर से, भूख कम लगती है इसमें और मलाइस एंड सोर थ्रॉट हो जाता है, गला खराब हो जाता है इसमें। फिर यहाँ पे स्मॉल रेड ब्लिस्टर्स जो है रैशेस देखने को मिलते हैं 1-2 दिन के अंदर आफ्टर फीवर एंड दी सोर्स आर यूजुअली लोकेटेड, और ये जो देखने को मिलते हैं रैशेस वगैरह ये हमें टंग, गम्स, इनसाइड ऑफ चीक, पाम्स एंड सोल्स पे देखने को मिलते हैं। In some cases, fatigue, nausea, vomiting, diarrhea, dehydration, swelling of joints, body ache and common influenza-like symptoms नोट किए जा रहे हैं। अभी इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन को कैसे किया जा रहा है, तो अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन, कोई स्पेसिफिक वैक्सीन इस टमाटोफ्लू की नहीं है अवेलेबल। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन ट्रीट किया जा रहा है वो सिम्टोमेटिकली किया जा रहा है। जैसे अगर फीवर आ रहा है तो फीवर की मेडिसिन दी जा रही है। एज़ पर दी एडवाइजरी एनीवन, जो भी बच्चा सस्पेक्टेड है इस इन्फेक्शन से तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है 5-7 दिन। ऑनसेट सिम्टम्स आने के बाद, ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स के बाद 5-7 दिन उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। चिल्ड्रन को ये बोला जा रहा है कि जो है वो किसी चीज़, वो जिन बच्चों को ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं टमाटो फ्लू से उनको टच नहीं करना है। जो जिन बच्चों में फीवर या रैशेज़ हो रहे हैं उनको, जो बाकी बच्चे हैं उनसे थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन करके रहें क्योंकि ये कंटैगियस डिजीज़ है। एंड दे शुड बी एनकरेज, उनको हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। एंड यूज़ हैंडकरचीफ फॉर रनिंग नोज, डोंट सक दी थंब एंड द फिंगर्स। और इन्फेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी आइसोलेटेड एंड देयर यूटेंसिल, जो इन्फेक्ट हो गए हैं से उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है और उनकी क्लोथिंग, यूटेंसिल्स और जो है उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। दे मस्ट बी केप्ट, उनकी बॉडी में हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखना है, तो दे मस्ट बी केप्ट हाइड्रेटेड। एंड ब्लिस्टर मस्ट बी क्लीन यूजिंग द वार्म वाटर, से जो ब्लिस्टर्स हैं उनको वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग उज़्बेकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि जो SCO मेंबर्स हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, दे मस्ट फाइट टुगेदर and eliminate terrorism in all its form. Then Defence Minister also proposed to host a workshop in India in 2023 on the theme Humanitarian Assistance and Disaster Relief Risk Mitigation and Disaster Resilient Infrastructure for the Defence Minister of SCO member states. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन थी वो एग्जिस्टेंस में कैसे है, उसका इवोल्यूशन कैसे होता है। तो SCO की जो एग्जिस्टेंस की हम शुरुआत जब बनी थी 2001 में बनी थी। 2001 में जिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था, उससे पहले जो था, उससे पहले शंघाई 5 हुआ करता था। शंघाई 5 में जो मेंबर्स थे वो थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना एंड रशिया। तो जो 5 मेंबर्स उस वक्त हुआ करते थे वो थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया एंड चाइना। ये शंघाई 5 हुआ करते थे जो SCO के आने से पहले था। देन शंघाई 5 जो था 1996 में इमर्ज हुआ था, और ये इमर्ज कैसे हुआ था? ये इमर्ज हुआ था सीरीज़ ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन डीमिलिटरलाइजेशन टॉक्स की गई थी कि डीमिलिटरलाइजेशन एंड डिमार्केशन जो बॉर्डर को लेके था उस पर बात की जा रही थी अमंग द 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के बीच में। विथ ये जो बात की जा रही थी हेल्ड विद द चाइना के साथ की जा रही थी। जो 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, दे हेल्ड देयर टॉक्स विद द चाइना। So Shanghai 5 emerged in 1996 from a series of border demarcation demilitarization talks that the 4 former Soviet republics held with China. जब इसमें उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ 2001 में 2001 में, तब इसका नाम शंघाई 5 का जो था वो रख दिया गया SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी उज़्बेकिस्तान के सेशन के साथ इसका नाम जो पड़ा वो SCO पड़ा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया पाकिस्तान ने ज्वाइन किया शंघाई कोऑपरेशन को 2017 में, और 17 सितंबर 2021 ये अनाउंस किया गया कि ईरान जो है वो फुल मेंबर है SCO का। तो 2021 द लेटेस्ट जो इसमें ऐड हुआ है वो ईरान हुआ है। अब हाउ डज SCO वर्क, ये काम कैसे करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की। तो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की। ये एक साल में एक बार मीट करती है, दे मीट वंस एवरी ईयर, ताकि डिसीजंस ले सकें और इंस्ट्रक्शंस दे सकें ऑन ऑल दी जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं विथ रिगार्ड टू दी SCO एक्टिविटी।
इसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसिल है। पहले हमने पढ़ा यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कंसिल है, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हेड ऑफ द स्टेट कंसिल के बाद अगर हम इस दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें इनके, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसिल है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसिल जो है वो भी साल में एक बार मीट करती है, और ये लोग क्या डिस्कस करते हैं कि कैसे मल्टीलैटरल कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। ये डिस्कस करते हैं जो भी प्रेसिंग कॉपरेशन इश्यूज़ है, कहाँ जो कॉपरेट कर जैसे एरियाज़ हैं इन द इकोनॉमिक एरियाज़ एंड द अदर एरियाज़, उसको डिस्कस करते हैं, और साथ ही अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल बजट। तो ये जो सेकंड ऑर्गन हमने बात किया हुआ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसिल की बात की है। इसके अलावा जो है सेशंस होते रहते हैं। इनके अलावा देयर मैकेनिज्म है मीटिंग का, द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट मीट करते हैं यहाँ पे, सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी कंसिल, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होती है, मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट होती है, इमरजेंसी रिलीफ, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हेड ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड प्रोसिक्यूटर जनरल। जो दो इम्पॉर्टेंट और परमानेंट बॉडीज़ हैं इनकी, इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो सेक्रेटरीट है इनका बीजिंग के अंदर, और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वो है ताशकंद। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स वो है ताशकंद में, और सेक्रेटरीट जो है वो है बीजिंग में। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है SCO की, शंघाई कॉपरेशन की, वो रशियन एंड चाइनीज़ है। इसके अलावा हम बात करते हैं SCO बिजनेस कंसिल की। तो ये जो एग्जिस्टेंस में आया SCO बिजनेस कंसिल, ये आया था एग्जिस्टेंस में, इसे फाउंड किया गया 14 जून 2006 को शंघाई में किया गया था। तो ये जो SCO बिजनेस कंसिल है, इसे फाउंड किया गया जून 14, 2006 इन शंघाई। ये एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है, और यहाँ ये किसे यूनाइट करिए, जो बिजनेस कंसिल है यूनाइट करिए बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को, जो SCO मेंबर स्टेट्स के हैं, जो भी कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं वहाँ पे जो भी बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है, उनको यूनाइट करने की बॉडी है ये, ताकि वो अपना जो है एक्सपैंड कर सके, इकोनॉमिक कॉपरेशन स्टैब्लिश कर सके, डायरेक्ट रिलेशन एंड डायलॉग बिटवीन फाइनेंशियल बिजनेस कम्युनिटीज़ के बीच में डायलॉग प्रोसेस जो है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, एंड प्रैक्टिकल प्रमोशन ऑफ मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स को जो है उसे प्रमोट किया जा सके। ये जो SCO बिजनेस कंसिल है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को में है। नाउ इंडिया एंड दी SCO। तो मई 2022 में न्यू दिल्ली में जो है वो मीटिंग हुई थी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंडिया, पाकिस्तान, अदर मेंबर्स ने उसमें अटेंड किया और बात की कि किस तरीके से कम्पैक्ट किया जा सकता है रीजनल चैलेंजेस, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम्पैक्ट किया जाए। ये मीटिंग न्यू दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज होस्ट की गई थी, और की कब है, मई 2022 में की है। ये जो 3 डे मीटिंग हुई थी, ये हुई अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। दिस मीटिंग वॉज कंडक्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। जो मेजर फोकस था इस डिस्कशन में, यहाँ पे डिस्कस किया गया था अफगानिस्तान के ऊपर स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे डीलिंग विद किस तरीके से डील किया जा सकता है जो थ्रेट है फ्रॉम द टेरर ग्रुप से, जो एक्टिव है इन द तालिबान रूल कंट्री में। तो अफगानिस्तान जो था वो सेंटर मेजर फोकस ऑफ डिस्कशन था इस मीटिंग में। और इंडिया ने अज्यूम की है जो चेयरमैनशिप है, जो कंसिल है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जो रैट्स SCO का जो रैट्स है, उसकी इंडिया को जो है वो चेयरमैनशिप मिली है, लास्ट अक्टूबर को ही मिली है, October 28 लास्ट ईयर फॉर 1 ईयर, और 1 साल के लिए जो है वो चेयरमैनशिप प्राप्त हुई है भारत को। इंडिया हैज़ शोन कीन इंटरेस्ट इन डीपनिंग इट्स सिक्योरिटी रिलेटेड कॉपरेशन विद SCO एंड इट्स रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर विच स्पेसिफिकली डील्स विद इशूज़ रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस। अब SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। रिपीट कर रही हूँ, मेंबर्स जो है वो है इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेटस किन किन को दिया हुआ है यहाँ पे? ऑब्जर्वर स्टेटस जो SCO ने दिया हुआ अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया को दिया हुआ है। डायलॉग पार्टनर्स जो यहाँ पे है वो है अज़रबैजान, अर्मानिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। और इसकी रेलेवेंस अगर हम देखें तो इंडिया जो है टेररिज्म पे जो है वो इशू रेस करता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और ऑल्सो हाउ टू स्टेबलाइज कैसे की जा सकती है सिचुएशन अफगानिस्तान में। तो ये जो SCO का रेलेवेंस है इस रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मंडला आर्ट पे है। मंडला आर्ट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। तो इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो वो होता है सर्कल, सर्कल और द सेंटर। संस्कृत में जो इसका मतलब है वो है सर्कल और द सेंटर, एंड दिस इज डिफाइंड एज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दैट यूजुअली इनकॉर्पोरेट द सर्कुलर शेप इन सम फॉर्म। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें मंडला आर्ट में, वाइल इसमें जो यूज़ किया जा रहा है नॉट जस्ट सर्कल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, स्क्वायर
फिगर्स जो इनका भी हो रहा है, वाइल इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड इन द शेप ऑफ स्क्वायर्स में भी इसको क्रिएट किया जा रहा है मंडल पैटर्न. बट द थिंग इज दैट हेयर द मंडल पैटर्न इज एसेंशियली इंटरकनेक्टेड होते हैं. That it can also be created in the form, it can be created in the shape of the square, but a mandal pattern जो होगा वो essentially interconnected होगा. It can be circle, it can be square, but it is interconnected. ये जो मंडला आर्ट है, मंडला जो है दैट इज़ हम देखें तो ये रूटेड है हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों में. मंडला इमेजरी जो फर्स्ट देखने को मिलती है वो वेदास में देखने को मिलती है, और बुद्धिस्ट मिशनरी जिसे भारत के बाहर लेके गए, आउटसाइड इंडिया लेके गए थे, एंड ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सिल्क रूट के थ्रू ये बाहर के देशों में भी प्रचलित हुई. 6th सेंचुरी में अगर हम देखें तो मंडल आर्ट रिकॉर्ड की गई चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत में. Separately, Native American peoples are also believed to have used this mandal as a representation of deity or cosmos and as a spiritual form. So not just in the Asian continent, हम देखें तो ये Native American people also believe to have used this mandal art as a representation करते थे अपने deity का, cosmos का, by using this art and spiritual forms. Now the next topic is National Automated Fingerprint Identification System. NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. तो ये जो NAFIS है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसको डेवलप किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने. किसने इसे बनाया? इसको डेवलप किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा. और इससे होगा क्या, इससे हमें जो केसेस हैं उनका क्विक डिस्पोजल, ईजी एंड क्विक डिस्पोजल हो पाएगा केसेस. और कैसे हो पाएगा? इसकी वजह से, क्योंकि एक सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डेटाबेस हमारे पास इसकी वजह से आ जाएगा. सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डेटाबेस आने की वजह से क्विक डिस्पोजल ऑफ द केसेस हो पाएगा. और ये सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डेटाबेस हमें मिल कहाँ से रहा है? क्योंकि ये जो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है, इसकी वजह से हमें प्राप्त हो पाएगा सेंट्रलाइज फिंगरप्रिंट डेटाबेस. और ये बनाया किसने है? इसको बनाया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ये बनाया गया है, NAFIS. यहाँ पे हम देखें तो ये जो कंसेप्चुलाइज और मैनेज किया है वो NCRB द्वारा किया गया है एट द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि वेयर इज़ द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो. सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इज़ इन न्यू दिल्ली. एंड द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, ये जो है ये कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस ऑफ क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स रहेगा. ये जो NAFIS बनाया गया है इसमें सर्चेबल डेटाबेस रहेगा क्राइम और क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स का. ये जो NAFIS है, दिस इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. और ये फंक्शन कैसे करेगा? ये एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी के तौर पे होगा. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी जहाँ पे कि कंसोलिडेट किया गया है फिंगरप्रिंट डेटा सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का. According to 2020 report by the NCRB, it enables law enforcement agencies जो होंगी, जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने बोला है कि किस तरीके से हेल्प करेगी. यहाँ पे जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपलोड कर सकती हैं, ट्रेस कर सकती हैं, रिट्राइव करेंगी डेटा फ्रॉम दिस डेटाबेस इन रियल टाइम ऑन 24/7 बेसिस पे. सो दिस NAFIS जो है यहाँ पे एक यूनिक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर जो होगा वो असाइन किया जाएगा हर उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया फॉर क्राइम के लिए. तो यहाँ पे उनका एक 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर होगा जो कि ईच पर्सन को दिया जाएगा अरेस्टेड फॉर अ क्राइम. हम देखते हैं इसका वो जो NAFIS एग्जिस्टेंस में आया है, इसके प्रीकर्सर्स क्या क्या थे. तो हम बात करें तो नेशनल पुलिस कमीशन 1986 में उनकी रिकमेंडेशन आई थी. तो उस रिकमेंडेशन पे जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो था उसने सबसे पहले शुरू किया ऑटोमेट करना फिंगरप्रिंट जो डेटाबेस है उसको, मतलब कि जो मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें डिजिटलाइज करना शुरू किया गया. और इंडिया का जो पहला ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो था वो 1992 में आया और उसको जो नाम दिया गया था वो था फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम. ठीक है. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1986 में सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने ऑटोमेट करना शुरू किया था डेटाबेस को. मैनुअल रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया गया था, उन्हें डिजिटलाइज किया गया थ्रू द इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के थ्रू किया गया था. और जो नाम उन्हें दिया था, जो सबसे पहले आया था, वो था फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग सिस्टम, फैक्ट 1.0 उसको नाम दिया गया था. उसके बाद जो लेटेस्ट इसका वर्जन है वो फैक्ट्स 5.0 है, जिसे लास्ट 2007 में अपग्रेड किया गया था. लेकिन क्योंकि अब वो भी जो है आउटडेटेड हो गया है तो इस वजह से उसको रिप्लेस किया जा रहा है. इसी वजह से बाय दी NCRB ने सोचा इसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है और इसलिए नीड महसूस हुई कि NAFIS को लाया जाए.
अब ये जो एडवांटेजेस है फिंगरप्रिंट रिकग्नाइजेशन की वो क्या क्या होती है, तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी वाइज ये जो है वो इनकी एडवांटेज है। सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करें तो जो फिंगरप्रिंट है वो फेक करना बहुत मुश्किल होता है। यू कैन नॉट फेक योर फिंगरप्रिंट्स, दे आर वेरी लिटिल टू चेंज ओवर लाइफ टाइम में भी अगर हम बात करें तो फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते हैं। तो पहली एडवांटेज तो सिक्योरिटी। दूसरा इसका ईज़ ऑफ यूज़ अगर हम देखें तो फॉर द यूज़ दे आर सिंपल एंड ईजी टू यूज़ होती है ये फिंगरप्रिंट रिकग्नाइजेशन। ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट आर नॉन ट्रांसफरेबल, रूलिंग आउट शेयरिंग ऑफ योर पासवर्ड और क्लॉगिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कलीग। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वही इसकी डिसएडवांटेजेस देखिए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की, तो दे कैन बी सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं, कॉस्ट आएगी इसमें और एक्सक्लूजन्स भी हो सकते हैं।